हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने बात किया था अनाउंसमेंट में कि हम कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो आज उसी लेक्चर सीरीज का हमने आज एक टॉपिक डिसाइड किया है, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। आज इसका हम फर्स्ट लेक्चर, ऐसे ही आने वाले टाइम में भी और लेक्चर्स भी आएंगे और अदर टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स के जो और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसके भी लेक्चर्स आएंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। क्या है ये केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शंस की या रेट ऑफ रिएक्शंस की। स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? रिएक्शंस के दौरान एक्चुअल में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलती है? रिएक्टेंट की भी बदलती है और प्रोडक्ट्स की भी बदलती है। तो इसलिए हम जो रेट का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज के बारे में बात करेंगे। किसके लिए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए। तो रेट इक्वल्स टू होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो इससे हम इसकी बात कर सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे टाइम है, तो चेंज जो इसका यूनिट हुआ वो हुआ आपका कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। किसमें हम इसको रेट को एक्सप्रेस करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स में। अधिकतर केस में कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में यूज़ की जाती है। तो मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और टाइम को मोस्टली सेकंड में यूज़ करते हैं तो सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसका रेट का एक्सप्रेशन हो, रेट की यूनिट हो गई। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम इसका रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। पर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटने लगती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उसी के रेस्पेक्ट में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए हमारा क्या है, ये टाइम के टाइम में आपका रेट के अलग अलग आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाए। तो रेट का एक्सप्रेशन अब हमको लिखना है तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो हम रेट लिखते हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर हम अधिकतर इसी के बारे में बात करेंगे। तो सपोज करो हमने कुछ ऐसा लिया, रिएक्टेंट ए, कोफिशिएंट उसके साथ क्या है, ये रिएक्टेंट ए है और उसके साथ कोफिशिएंट कोई ए है। प्रोडक्ट के लिए हम कोई ले लेते हैं स्मॉल बी और प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा 1 अपॉन कोफिशिएंट, ठीक है, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हम इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन चेंज इन टाइम। अब बात आती है कि माइनस का साइन क्यों यूज़ किया? क्योंकि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल वाली होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ घटते जा रहे हैं। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम आएगा और इनिशियल वाला ज़्यादा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अगर नेगेटिव में आ गया तो रेट भी नेगेटिव में आएगा। रेट तो एक तरह का स्पीड होता है बेटा, जैसे हमारी खुद की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वैसे ही रेट भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें उस नेगेटिव वाले पार्ट को जो रिएक्टेंट की फॉर्म में आया है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का साइन का यूज़ किया है। हमने कहा नहीं, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू 1 अपॉन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है प्रोडक्ट के साथ? बी, 1 अपॉन बी। प्रोडक्ट के लिए कोई जो चेंज आता है वो हमेशा प्लस में ही आता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी फाइनल वो हमेशा बड़ी आएगी और इनिशियल वाले से, इनिशियल में तो प्रोडक्ट था ही नहीं, कुछ जीरो था, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो चेंज आएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ हमें किसी माइनस के साइन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोफिशिएंट डी बाई डी टी। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो एक जनरल के केस हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू रिएक्टेंट क्या था, ए, 1 अपॉन ए माइनस डी ए अपॉन डी टी। इसी तरह से पी की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन बी डी पी बाई डी टी, डी पी अपॉन डी टी। ये रेट का एक्सप्रेशन हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में। और अगर हमें यूज़ करना हो, मान लो ये हमारे पास रिएक्शंस है N2 + 3H2 एरो 2NH3,
मुझे सपोज करो N2 की फॉर्म में रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, तो N2 की फॉर्म में लिखा जाएगा माइनस dN2 अपॉन dt। अब बात आती है कि इसके साथ कोफिशिएंट क्यों नहीं यूज किया, कोफिशिएंट कोई है ही नहीं इसके साथ, 1 है, 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट के साथ है लेकिन H2 के साथ कोफिशिएंट 3 है, तो उसकी फॉर्म में अगर मुझे रेट लिखना हो तो 1/3 dH2 अपॉन dt ये हो जाएगा। और अगर NH3 की फॉर्म में लिखना हो, NH3 की फॉर्म में 1/2 dNH3 अपॉन dt ये हो जाएगा। तो जनरली अब हम जब भी रेट की बात करेंगे इसी इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे जिसमें हम डेल्टा की बजाय डी यूज़ करते हैं चेंज के लिए, ठीक है। अगर आपको एवरेज रेट निकालना होता तो इस डी की जगह डेल्टा होता, तो वो बताता है हमको एवरेज रेट, जो कि एक्चुअल में टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। इंस्टेंटेनियस रेट इसलिए लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात हो रही है, उस पर इसकी वैल्यू कोई है कि फिक्स वैल्यू आती है, हमें अभी का चाहिए। अब हम पीछे तो जा नहीं सकते हैं, कोई टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास कि पीछे कब से चल रही थी रिएक्शन उसका पता लगाओ, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम रेट की अब बात करेंगे सभी जगह किसकी बात करेंगे, इसी इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। चलिए, तो रेट का एक्सप्रेशन लिखना सीखा हमने, अब इसका ज़रा थोड़ा अप्लाई करके भी देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है 2x3 एरो 3x2, इसके लिए हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 लिखना है। पहले तो क्या किया, मैंने इस x3 और x2 की फॉर्म में रेट लिखा, रेट इक्वल्स टू 1/2, x3 क्या है रिएक्टेंट, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x3 माइनस dx3/dt कर दिया। इसी तरह x2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/3 dx2 अपॉन dt ये हो गया। इतने पार्ट को हम कहेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ x3 के टूटने की दर, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ x3। और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, रेट ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्शन भी कह सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ x2, ये हमारा x2 के फॉर्मेशन का रेट हो जाएगा। इसने हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 निकालिए, तो यानी कि हमको ये निकालना है। तो ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा 3/2 माइनस dx3 अपॉन dt इक्वल्स टू dx2 अपॉन dt ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट का एक्सप्रेशन हो गया x2 की फॉर्म में। तो x2 की फॉर्म में कितना हो गया 3/2 माइनस dx3 अपॉन dt ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि अगर A और Z के बारे में बात की जाए, B के बारे में बात ही नहीं की इस क्वेश्चन में, और हमसे क्या पूछा है, दिया क्या है हमको, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A क्या है रिएक्टेंट है, तो माइनस साइन लगा दिया। रेट करने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, A की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज DA, चेंज इन टाइम dt, तो माइनस DA अपॉन dt, इसका वैल्यू दिया है हमें 2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब आते हैं Z के बारे में बात करते हैं। Z में आपका अगर हम बात करें तो Z क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 dZ/dt। तो पहले तो हमने क्या किया, रेट का एक्सप्रेशन A और Z की फॉर्म में लिखा। A के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2, फिर माइनस DA अपॉन dt। इसी तरह से हमने किसकी फॉर्म में किया, अब Z की फॉर्म में। Z के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, 1/3 dZ अपॉन dt ये हो गया। तो 3 को आप इधर भेज सकते हैं, 3/2 माइनस DA/dt का वैल्यू ये दिया है बेटा, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻⁴। यूनिट तो यही रहेगा, अभी भी रेट का चाहे किसी का भी बात हो तो यूनिट तो उसी यूनिट में आएगा, और उसी यूनिट में हमसे पूछा भी है। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dZ/dt हो जाएगा। यही हमको निकालना था। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो आपका अब रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 × 10⁻⁻⁴। ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, dZ अपॉन dt का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴। तो ऐसा हमारा ऑप्शंस क्या दिखाई दे रहा है हमको, A ऑप्शन से दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में आते हैं, आपका ये तो था लिखना सीखा हमने रेट के एक्सप्रेशंस। अभी है हमारे पास कौन से इनके फैक्टर्स के, जो रिएक्शन का रेट है, अभिक्रिया की जो दर है
उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला आ गया, रिएक्शन कब तक चलता है, जब तक रिएक्टेंट अवेलेबल है। रिएक्टेंट खत्म, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन जरूर तुमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फॉर्म में लिखे थे, पर क्या है आपका डिपेंडेंसी की बात आएगी तो सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट होगा उतना ही रिएक्शन का स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा। अब ये अलग बात है कि ये कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 1/2, 3/2, 5/2 या 0 पर भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में। उसी को हम फिर आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो जाएगी फिर हमारी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम रेट वर्सेस रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इनके बीच में ग्राफ खींचे तो ये कंटिन्यूसली क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। जब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर में आते हैं टेम्परेचर या तापमान भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। तो रिएक्शंस होने के लिए क्या ज़रूरी है, पुराने बॉन्ड का टूटना ज़रूरी है, तब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी टकराएंगे और बॉन्ड के टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर के रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को हमारी आर्हेनियस इक्वेशन ने भी प्रूव किया है, ठीक है बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन इसी फैक्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है बेटा। और अगर हमने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सी या 10 केल्विन इससे इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। जो रिएक्शन पहले हो सकता है 20 मिनट में पूरी हो रही हो, अब वो सिर्फ 10 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। स्पीड दुगनी का मतलब टाइम आधा। तो इसलिए आपका क्या, रिएक्शन का रेट अगर हमने इससे इंक्रीज किया तो रेट भी डबल हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, रेट डबल, दुगनी स्पीड से रिएक्शन चलेगी। टाइम रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो लगने वाला टाइम है वो आधा हो जाएगा। ये हुआ सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर में आते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर क्या है। 2NO + O2, ये हमने सपोज करो कोई 2 रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, एक है 2NO + O2 2NO2 और दूसरी रिएक्शंस हैं 2CO + O2 2CO2, ये दूसरी रिएक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों, ये भी क्या है आपका, ये नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड, इसके 2 मॉलिक्यूल और एक O2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल O2 के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। देखने में रिएक्शन दोनों एक जैसी लग रही है, लेकिन ऊपर वाली जो रिएक्शंस होती है वो कैसी है, फास्ट रिएक्शन है, और जो नीचे वाली रिएक्शंस हैं वो क्या है, वेरी स्लो रिएक्शंस है। ये है हमारी, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन कैसी है, फास्ट, और नीचे वाली रिएक्शन कैसी है, स्लो रिएक्शंस है। तो अब क्या करें भाई, ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट है, ऐसा क्या हुआ जबकि देखने में दोनों एक जैसी लग रही है। यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसने क्या किया, O के साथ वो कर लिया शेयरिंग करके। O का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 और 3 7 हुए, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये अनस्टेबल रहेगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। अगर ये इन 4 इसके 6 इसके टोटल 10 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर दे और कुछ इस तरह से कर दे कि इनके बीच में
6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे रह जाए। तो यहाँ पर जो है आपका बॉन्ड बन गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन के पास टोटल 6 और 4 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे दोनों के पास, तो दोनों के पास अभी भी 10 हैं। और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो। ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हो पाया? कार्बन और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की तो कर दी शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, और एक लोन पेयर O से C की ओर आ गया। इससे हमारा इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, CO, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल एक स्टेबल हो गया। तो स्टेबल मॉलिक्यूल जल्दी से रिएक्शंस नहीं करता है, ठीक है। तो स्टेबल मॉलिक्यूल आप क्या नहीं करता है बेटा, जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। जो ऑलरेडी जिसके पास सब कुछ है वो क्यों जल्दी से किसी और के साथ जुड़ना चाहेगा? तो ज़रूरत किसको है? ज़रूरत तो इसको है, अपना आपको स्टेबल करना है। तो इसलिए एक स्टेबल जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, जितना स्टेबल होगा उतना ही उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन ये अनस्टेबल है, इसलिए तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन इसलिए फास्ट हो गया। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट बेटा केमिकल स्पीसीज भी होती हैं। कैटलिस्ट हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं और कैटलिस्ट इंसान भी होते हैं। ये क्या होते हैं कैटलिस्ट? ये कुछ ऐसी सब्सटेंस, ऐसी स्पीसीज होती हैं जो फिजिबिलिटी कराती हैं। कोई चीज़ होनी है उसमें आसानी लाती हैं। रिएक्शन नहीं हो रही थी या कम हो रही थी, उसको स्पीड अप करते हैं। मान लो 2 लड़का और लड़की की फैमिली है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग कब होगी? तो एक मीडिएटर आता है, वो उन दोनों को आपस में पहले मिलाता है, बातचीत कराता है, और सब कुछ सही रहता है तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो बॉन्डिंग क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से? वो उस मीडिएटर की वजह से। मीडिएटर ना होता, दोनों फैमिली एक दूसरे को ना जान पाती, तो ये रिएक्शंस भी ना हो पाता, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी केमिकल स्पीसीज होती हैं, एनी केमिकल स्पीसीज दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इनका खुद का कुछ नहीं बिगड़ता है। जैसे मैंने कहा मीडिएटर है, मीडिएटर का खुद का कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा होगा बुरा होगा तो इन दोनों फैमिलीज के बीच में होगा, मीडिएटर तो गायब हो जाएगा वहाँ से। तो एनी केमिकल स्पीसीज दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी स्पीसीज जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। एनी केमिकल स्पीसीज दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। अपने में खुद में कोई चेंज नहीं होता है, विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ, लेकिन उनमें खुद में कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्पीसीज हमारी क्या कहलाती हैं? कैटलिस्ट कहलाती हैं। हिंदी में इनको उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आपका H2 और O2 आपस में रिएक्शन जल्दी से नहीं करते हैं। हमने क्या किया? प्लेटिनम को लिया, Pt की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बड़ी फास्ट हो जाती है और H2O बन जाता है। तो यहाँ पे Pt किसका काम कर रहा है? Pt हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो। लेकिन जितना तुमने Pt लिया होगा, प्लेटिनम जितना लिया होगा, जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी वापस रिएक्शन के एंड में ये एज इट इज़ बना रहेगा। जितना लिया था उतना ही, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 1 मिलीग्राम तक का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में। 5वां फैक्टर है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज़्यादा टकराते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी की ये सरफेस है और यहाँ पर हमारे O2 के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस के ऊपर टकराते हैं और ये जलने का मतलब है कंबशन। कंबशन का प्रोसेस किस किस के बीच में हो रहा है? जो लकड़ी के अंदर कार्बन है वो O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन है वो भी O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अगर कोई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है वो भी O2 के साथ रिएक्शन करके अपने आप को किसमें, या तो कार्बन है तो CO2 में, हाइड्रोजन है तो H2O में, और सल्फर है तो SO2 में, और कोई नाइट्रोजन है तो NO2 में बदल जाए, ठीक है। तो ये कंबशन का प्रोसेस है। तो एक ये लकड़ी का बड़ा पीस, मैंने क्या किया, इसको 4 छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से देखने में हमें क्या दिखाई दे रहा है? अभी भी O2 के मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ जो चिपके हुए थे यहाँ पर,
वो तो अभी भी हैं, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल इस अंदर वाली सरफेस पर भी आ गए हैं। तो ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के संपर्क में, कांटेक्ट में आ गए हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है और स्पीड बढ़ जाती है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो जितना हम छोटी चीज़ें लेंगे तो तभी तो लकड़ी का एक बड़ा पीस जलाओ और लकड़ी को छोटे छोटे पीसीज में कट करके उनको जलाओ, तो जो छोटे पीसीज हैं वो तेज़ी के साथ जलेंगे, क्योंकि उनका सरफेस एरिया अब क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अब सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो जब भी हम सरफेस एरिया की बात करें, लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर द रिएक्शन। लार्जर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। फास्टर द रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा, रिएक्शन की स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन आपका फैक्टर नंबर 6, 30। ये रेडिएशन वाला फैक्टर है बेटा। रेडिएशन मतलब एक तरह से लाइट कह सकते हो आप। लाइट से हर रिएक्शन अफेक्ट होती है बेटा, इसीलिए सभी केमिकल स्पीसीज, सभी दवाइयों के ऊपर, सभी केमिकल्स के ऊपर एक चीज़ जरूर लिखा होता है, कीप इट कूल एंड ड्राई प्लेसेस। कूल प्लेस पे रखो, टेम्परेचर लो रहेगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, वो सब्सटेंस किसी और चीज़ में नहीं बदलेगा। ठीक है। अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से भी दूर रखो, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जो तुम्हारी मेडिसिन है वो किसी और में टूट जाएगी, कोई नई स्पीसीज बना देगी जिसको तुम प्रोडक्ट कहते हो। ठीक है। तो इसलिए उसको बचाए रखने के लिए हम उसको एक तो लो टेम्परेचर पर रखते हैं, दूसरा रेडिएशन से दूर रखते हैं, और क्या है, ड्राई प्लेसेस पर रखते हैं। नमी से भी, नमी में क्या होता है, मॉइस्चर्स, और मॉइस्चर्स की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है और इसके बॉन्ड थे तो भी ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे आप H2 और Cl2 की रिएक्शन देख लो, H2 और Cl2 आपस में क्या हो जाएंगे, 2HCl में बदल जाएंगे, लेकिन कब बदलेंगे, लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन यही रिएक्शंस आप डार्क में करा दो तो ये रिएक्शंस होगा ही नहीं। तो डार्क में रिएक्शंस होता नहीं है, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, HH और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो H2Cl2 डार्क में तो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन लाइट में ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि लाइट की प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे। अब नया है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या दिया था, रेट का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था कि जितना कॉन्सेंट्रेशन तुम ज़्यादा रखोगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और अगर कोई कोफिशिएंट है रिएक्टेंट के साथ है, जब हम रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो कोफिशिएंट होता है वो उनकी पावर्स में चला जाता है। तो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, नॉर्वे के 2 साइंटिस्ट थे, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, गुल्डबर्ग एंड वागे, और कुछ इसको वेज कहते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो आप। इन नॉर्वे के 2 साइंटिस्ट ने ये लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, एट ए गिवन टेम्परेचर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। एंड रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या है, कंसिडर ए रिएक्शन दिस वन। माना कि कोई रिएक्शन ये है, स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B एरो प्रोडक्ट्स, ये है हमारा कोई रिएक्शंस। तो उन्होंने कहा था कि जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें 2 रिएक्टेंट है, एक A है और एक B है। तो A और B की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और जो पावर इसके जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, ये हमारा कोफिशिएंट
पावर्स में चला जाएगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर स्मॉल ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्मॉल बी। ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन। आपने कहा प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्मॉल बी। ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन हो गया इस दी गई रिएक्शंस के लिए। अब के को हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं बेटा वेग स्थिरांक, इंग्लिश में कहते हैं इसको वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। नाम से ही पता चला कि कोई चीज़ है जो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने कांस्टेंट लगाया था, वेलोसिटी कांस्टेंट, या ज़्यादातर तो आपको ये इसी फॉर्म में लिखा मिलेगा रेट कांस्टेंट। तो मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं जिस फॉर्म में ये ज़्यादातर हमको लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। अब बात आते हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी खास बात है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर हमने कहा कि इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, और किसके बराबर है? 1 के। यूनिट कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो आप इसको। 1 मीन्स यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलर कह दो, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कह दो, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 की पावर तो चाहे कुछ भी कर लो आप, 1 की पावर ए, 1 की पावर बी, कुछ भी रहेगा 1 ही रहना है। और 1 तो क्या होता है बेटा? मिस्टर इंडिया की तरह होता हर जगह है, दिखाई नहीं देता, है ना। तो यहाँ पे 1 की पावर ए करेंगे, 1 की पावर ए बी करेंगे तो भी क्या रहना है? 1। तो ऐसी सिचुएशंस में के का वैल्यू रेट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन आती है कि के को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। अगर हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर लिया है या इकाई मान लिया है या यूनिट कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन आएगा, वही उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। और ये रेट कांस्टेंट कुछ ऐसा ही है बेटा, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट हमारी पहचान, वैसे ही जो काइनेटिक में स्टडी करते हैं उनकी इंस्ट्रूमेंट के साथ उनके पास क्या होती है? एक लाइब्रेरी होती है। वो वहाँ सर्च कर सकते हैं। कैसे? कि बस रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डाल दी और टेम्परेचर डाल दिया। 2 चीज़ डालते ही आपको तुरंत रिएक्शन का पता चल जाएगा कि ये रेट कांस्टेंट तो उस रिएक्शन का है। तो जैसे पहचानने हम अपने फिंगरप्रिंट लगाकर हम अपनी पहचान करते हैं, वैसे ही हम के की वैल्यू डालकर रिएक्शंस की पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट। अब इसकी आते हैं कुछ खास बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस रेट कांस्टेंट के पास ऐसी क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या डिसाइड करते हैं, क्या क्या बताते हैं हम इस के की वैल्यू के बेस पर। पहला, के जितना हाई होगा रेट भी, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही हाई होगा। फास्टर रिएक्शन, रिएक्शन कैसी है? फास्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा। के का वैल्यू अगर लो हुआ तो रिएक्शन कैसी है? स्लो है। रेट भी क्या होगा? कम होगा, लो होगा। और ये कैसी रिएक्शंस होगी? स्लो रिएक्शंस होगी। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये आ गई। दूसरा, हमने कहा के नाम के साथ ही कांस्टेंट लगा है, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और हर रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। हमने कहा था कि ये सबकी पहचान है, हर रिएक्शन की पहचान है। तो डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। ठीक है, भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए के का मान भिन्न भिन्न होता है। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए के का मान भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। हमने कहा फिर नाम के साथ कांस्टेंट लगा है, पर एक चीज़ है जो इसको बदल देती है। वो क्या है? वो है रेट कांस्टेंट के। ठीक है, टेम्परेचर बदल जाएगा। अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो के की वैल्यू भी बदल जाएगा। और कितना बदलेगा ये निकालने के लिए आपको आर्हेनियस इक्वेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है? द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर। के का वैल्यू, के का मान टेम्परेचर बदलने से, तापमान बदलने से बदल जाता है। ठीक है, और चौथा क्या है बेटा? आगे हम एक ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है? यही है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होती है, हमारी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेशन बदलो, उससे क्या बदलेगा, उससे रेट बदलेगा। ठीक है, के की वैल्यू नहीं बदलेगी। फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी निश्चित कोटि की अभिक्रिया के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी निश्चित कोटि की अभिक्रिया के लिए, द वैल्यू ऑफ, किसी निश्चित कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, के की वैल्यू बदल जाएगी। द वैल्यू ऑफ के का जो मान है वो क्या होगा आपका, के का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इज इंडिपेंडेंट, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट बदल जाता है। इज इंडिपेंडेंट, किसके इंडिपेंडेंट होगा, इज इंडिपेंडेंट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकर्मकों की सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ तक हमने आज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के बारे में बात किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम कुछ इसकी रेट इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, फिर हाफ लाइफ क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। और आगे हमसे जुड़ने के लिए जिन लोग अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि किस नाम से है वहाँ पर, जेनेसिस ट्यूटोरियल, GENESIS स्पेस TUTORIALS, जेनेसिस ट्यूटोरियल्स। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको ख़रीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।